नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 में कंटिन्यू कर रहे हैं मराठा और उसमें जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा हस्तक्षेप टॉपिक करेंगे। जोधपुर महाराजा अभय सिंह का भाई नागौर का शासक बख्त सिंह जोधपुर की गद्दी के लिए लालायित था। अभय सिंह मराठों से चौथ संबंधी समझौते कर लेने के बाद भी नियमित रूप से चौथे की राशि नहीं भेज रहा था। अतः दोनों भाइयों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर 1735 ईस्वी में राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने जोधपुर राज्य में प्रवेश कर मेड़ता में लूटमार की और दुर्ग को घेर लिया, मगर इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मार्च 1742 में होलकर और सिंधिया ने चौथ की राशि नहीं चुकाने पर मारवाड़ी क्षेत्रों में पुनः लूटमार की। 1748 ईस्वी में अहमद शाह के मुगल सम्राट बनने पर बख्त सिंह की शक्ति में वृद्धि की गई। उसे अजमेर और गुजरात का सूबेदार नियुक्त करते हुए नारनौल, डीडवाना और सामर के परगने भी दिए गए। जोधपुर महाराजा अभय सिंह अपने भाई बख्त सिंह की बढ़ती हुई शक्ति से आशंकित था, अतः उसने बूंदी के शासक उमेद सिंह की मध्यस्थता से मराठा सरदार होलकर से मित्रता कर ली। होलकर बख्त सिंह को नियंत्रित करने के लिए सामर की ओर बढ़ा, मगर इसी समय उसे जयपुर के विरुद्ध अभियान करना पड़ा, अतः उसने अभय सिंह और बख्त सिंह के मध्य समझौता करवा दिया। होलकर के जयपुर अभियान, जो कि बगरू का युद्ध था 1748 ईस्वी में, के समय अभय सिंह ने उसकी सहायतार्थ सैनिक भेजे। बगरू के युद्ध के बाद पुष्कर में अभय सिंह और होलकर की मुलाकात हुई। उन्होंने परस्पर पगड़ियां बदली और एक साथ भोजन करके भाईचारे के संबंध स्थापित किए। अभय सिंह अपने भाई से सदैव खतरा महसूस करता था, अतः उसने मराठों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। 19 जून 1749 को अभय सिंह की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र राम सिंह बना। मल्हार राव होलकर ने उसे मान्यता प्रदान कर दी, मगर उसके अस्थिर और उद्दंड स्वभाव के कारण मारवाड़ के बहुत से सामंत बख्त सिंह के पास चले गए। जालोर परगने के प्रश्न को लेकर राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। बख्त सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में पहुंचा, जहां उसने मीर बख्शी सलाबत खां को अजमेर पर अधिकार करने में मराठाओं के विरुद्ध सहायता देने का वादा किया। बदले में उससे जोधपुर पर अधिकार करने में सहायता मांगी। राम सिंह ने जयपुर महाराजा ईश्वरी सिंह से सहायता प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजा और इस प्रकार मारवाड़ में गृह युद्ध का सूत्रपात हुआ और यहीं से राजस्थान में मराठों के प्रवेश के द्वितीय चरण की शुरुआत मानी जाती है। अप्रैल 1750 में दोनों दलों की सेनाओं ने पीपाड़ के पास पड़ाव रखा। बख्त सिंह की सहायतार्थ मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी सलाबत खां, बीकानेर का शासक अजय सिंह, किशनगढ़ का शासक बहादुर सिंह अपनी सेनाओं के साथ थे। राम सिंह के साथ जयपुर का शासक ईश्वरी सिंह और मराठों की सेना थी। कुछ दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। सलाबत खां और ईश्वरी सिंह के मध्य संधि संबंधी चर्चाएं भी हुई, मगर कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया। 14 अप्रैल को दोनों दलों में भीषण संघर्ष हुआ। 16 अप्रैल को सलाबत खां ने राम सिंह से संधि कर ली। राम सिंह ने मुगल बादशाह को 7 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इसके बाद सलाबत खां दिल्ली की ओर कूच कर गया। बख्त सिंह को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हताशा और क्रोधावस्था में वह नागौर चला गया। बख्त सिंह ने पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही मराठों और मुगल सेनाओं ने मारवाड़ छोड़ा, बख्त सिंह ने राम सिंह पर आक्रमण कर दिया और 17 नवंबर 1750 को लूणियावास में उसे पराजित किया। राम सिंह ने भागकर जोधपुर के किले में शरण ली। इसी बीच ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली और माधो सिंह जयपुर का शासक बना। राम सिंह और बख्त सिंह दोनों ने ही सहायता प्राप्त करने के लिए होलकर पर दबाव डाला, मगर जयपुर में मराठाओं के नरसंहार और वजीर सफदरजंग द्वारा मराठों को सहायता के बदले 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव देने पर होलकर आगरा की तरफ चला गया। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बख्त सिंह ने राम सिंह की सेना को मेड़ता
में पराजित किया और 21 जून 1751 को जोधपुर पर भी अधिकार कर लिया। राम सिंह भागकर मारोड चला गया। राम सिंह ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मराठों व अन्य शासकों से सहायता के प्रयास किए। उसने जयपुर के शासक माधो सिंह से भी सहायता देने का निवेदन किया। माधो सिंह भक्त सिंह की बढ़ती शक्ति से संशंकित था, अतः उसने अपने प्रतिनिधि जगन्नाथ पुरोहित को राम सिंह के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु सिंधिया और होलकर के पास भेजा। जगन्नाथ पुरोहित होलकर से मिला, मगर वह इससे पहले ही भक्त सिंह की सहायता करने के लिए 2 लाख रुपए ले चुका था और इसके बाद पुरोहित जयप्पा सिंधिया से मिला। सिंधिया ने अपनी सेना का खर्च पेशगी मिलने पर राम सिंह की सहायता का वादा किया। अप्रैल 1752 में जयप्पा भक्त सिंह के विरुद्ध राम सिंह की सहायतार्थ मारवाड़ पहुंचा। उसने अजमेर पर अधिकार कर लिया और राम सिंह की सहायतार्थ साहिब पटेल को छोड़कर वह पूना चला गया। अजमेर पर मराठाओं के अधिकार की सूचना मिलने पर भक्त सिंह सेना सहित अजमेर की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसका मित्र बीकानेर का शासक गज सिंह भी उससे आ मिला। जुलाई 1752 में भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। राम सिंह और साहिब पटेल पराजित होकर दक्षिण भाग गए। मराठे 2 बार राम सिंह की सहायता के लिए मारवाड़ पहुंचे थे, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः भक्त सिंह ने मराठाओं के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए जयपुर के शासक माधो सिंह और शाहपुरा के उम्मेद सिंह से विचार विमर्श किया, मगर कोई ठोस निर्णय लेने से पूर्व ही 21 सितंबर 1752 को सोनेली गांव में भक्त सिंह का स्वर्गवास हो गया। भक्त सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विजय सिंह मारवाड़ का शासक बना। अक्टूबर 1752 में मल्हार राव होलकर ने उसके पास बधाई का पत्र भेजा और सहयोग का वचन दिया। कुछ समय तक विजय सिंह ने शांति से राज्य किया, मगर राम सिंह पुनः शासक बनने के लिए मराठाओं की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। 1753 ईस्वी में पेशवा का भाई रघुनाथ राव जब कोटा, बूंदी और जोधपुर के शासकों से बकाया चौथ वसूली कर रहा था, तब दिसंबर में राम सिंह ने रघुनाथ राव से मुलाकात कर अपने पैतृक सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी। रघुनाथ राव ने उसे सहायता का आश्वासन दिया और जून 1754 में जयप्पा सिंधिया को राम सिंह की सहायता करने के आदेश दिए। जयप्पा बूंदी होता हुआ मारवाड़ की ओर रवाना हुआ। मार्ग में जयप्पा का भाई दत्ताजी और पुत्र जनको जी भी उससे आ मिले। कोटा के शासक ने एक सैन्य टुकड़ी मराठाओं के साथ भेजी। राम सिंह और किशनगढ़ की गद्दी का दावेदार सामंत सिंह भी उसके साथ था। राम सिंह और जयप्पा की सेनाएं किशनगढ़ राज्य में लूटमार करती हुई अजमेर पहुंची और उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह पुष्कर होते हुए गंगारडे पहुंचे और वहां अपना डेरा लगाया। गंगारडे में विजय सिंह की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें जयप्पा की विजय हुई। विजय सिंह भागकर मेड़ता पहुंचा। बीकानेर किशनगढ़ के शासक भी उसकी सहायतार्थ यहाँ आ पहुंचे। 14 सितंबर 1754 को मेड़ता में विजय सिंह और मराठों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह की पराजय हुई। विजय सिंह और उसके सहयोगी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। 17 सितंबर को जयप्पा ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार उत्तराधिकार युद्ध के प्रथम चरण में राम सिंह की विजय हुई। विजय सिंह मेड़ता से भागकर नागौर चला गया। उसने पुणे अपनी सेना को संगठित किया। जयप्पा और राम सिंह ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया। मुख्य भाग जयप्पा के नेतृत्व में नागौर पहुंचा। शेष तीनों सेनाओं ने जोधपुर, जालोर और फलोदी पर अलग अलग आक्रमण किया। राम सिंह मराठों सैनिकों के साथ जालोर पर अधिकार करने पहुंचा, मगर उससे सफलता नहीं मिली। 31 अक्टूबर 1754 को नागौर का घेरा डाला गया। मराठा सेना ने नागौर जाने वाले रसद मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। विजय सिंह को जोधपुर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली और इसके लिए नागौर और जोधपुर के मध्य इडाना में सिंधिया और राम सिंह की संयुक्त सेना तैनात कर दी गई। नागौर में रसद की कमी होने पर विजय सिंह ने गोसाई विजय भारती के द्वारा जयप्पा से संधि वार्ता शुरू की। जयप्पा ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में
50 लाख रुपए मांगे, अतः संधि नहीं हो सकी। पेशवा विजय सिंह को पूर्णतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं था। उसने जयप्पा से मारवाड़ राज्य दोनों भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में बांटकर इस झगड़े को जल्दी सुलझाने की सलाह दी, मगर जयप्पा जुलाई 1752 में बख्त सिंह के हाथों हुई अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था और संपूर्ण मारवाड़ राज्य राम सिंह को सौंपने का आकांक्षी था। नागौर का घेरा लंबे समय तक चलता रहा। रघुनाथ राव ने मार्च 1755 में नागौर पहुंचकर जयप्पा और विजय सिंह के मध्य समझौता करवाने का सुझाव दिया, मगर जयप्पा ने उसकी बात नहीं मानी। विजय सिंह जब जयप्पा से संधि करने में असफल रहा तो उसने 24 जुलाई 1755 को ताउसर में उसकी हत्या करवा दी। मराठों ने तुरंत जयप्पा के पुत्र जनकोजी को अपना नेता चुन लिया और दत्ताजी ने नागौर का घेरा और भी कठोर कर दिया। जयप्पा की हत्या के बाद विजय सिंह ने मराठा विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया। उसने मुगल बादशाह और यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली को भी पत्र लिखा। राजपूत शासकों को भी मराठा विरोधी संघ में सम्मिलित होने के लिए पत्र भेजे गए। जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने अपने सेनापति अनिरुद्ध सिंह खंगारोत को एक सेना देकर नागौर भेजा। मार्ग में शाहपुरा का शासक उम्मेद सिंह, रूपनगर का शासक बहादुर सिंह, करौली का राजा गोपाल सिंह भी उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। बीकानेर की सेना भी दीवान बख्ताव रवल के नेतृत्व में नागौर की ओर बढ़ी, मगर राजपूतों की ये सेना मराठों में परास्त हुई और माधो सिंह ने अनिरुद्ध सिंह को मराठों से समझौता करने के आदेश दिए। जनवरी 1756 में मराठों ने जोधपुर का घेरा कठोर कर दिया। मराठों की शक्ति में वृद्धि होने पर विजय सिंह ने अपने दीवान फतेह चंद और प्रधान देवी सिंह को दत्ताजी सिंधिया के पास संधि वार्ता के लिए भेजा। मराठे भी लंबे से घेरे से परेशान हो गए थे और संधि करना चाहते थे। अतः फरवरी 1756 में दोनों पक्षों में संधि हो गई और इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहला कि अजमेर दुर्ग यानी कि तारागढ़ और जिले पर मराठों का अधिकार होगा। दूसरा, विजय सिंह युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देगा और इसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष 2 वर्ष में अदा किए जाएंगे। तीसरा है विजय सिंह 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर मराठों को देगा। चौथा है जालोर के साथ आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, सोजत, पर्वतसर और केकड़ी क्षेत्र के 84 गांव सम्मिलित थे, राम सिंह के पास रहेगा। जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व रहेगा। पांचवा पॉइंट है कि अजमेर की सुरक्षा के लिए विजय सिंह अपने खर्च से एक सैनिक टुकड़ी मराठों की सेना में रखेगा। छठा पॉइंट है राम सिंह विजय सिंह के अधीनस्थ क्षेत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि वह हस्तक्षेप करता है तो विजय सिंह को उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी। जनकोजी सिंधिया ने राम सिंह से एक अलग संधि की और जिसके अनुसार मराठों का एक काम विस्तार उसके क्षेत्र में रहेगा, जो चुंगी करादी एकत्र करेगा। एकत्र धन को राम सिंह और मराठों में बराबर बांटा जाएगा। इस प्रकार मराठा हस्तक्षेप के फलस्वरूप मारवाड़ 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया और दोनों राज्यों ने मराठा प्रभुत्व स्वीकार करके वार्षिक कर देना स्वीकार किया। मारवाड़ मराठों का करद राज्य बन गया। तथापि विजय सिंह और राम सिंह दोनों ही संतुष्ट नहीं हुए। राम सिंह की जोधपुर की गद्दी नहीं मिलने पर और विजय सिंह को अपना आधा राज्य राम सिंह को देने के कारण टीस थी। वे अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा। राम सिंह जब अपने विवाह के लिए जयपुर गया हुआ था, विजय सिंह ने उसके अधिकृत क्षेत्र पर आक्रमण करके मेड़ता, सोजत और जालोर परगनों पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर राम सिंह पुनः मराठों के सहयोग से मारवाड़ आ धमका। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने विजय सिंह को संधि करने के लिए विवश कर दिया। संधि के अनुसार राम सिंह को उसके परगने लौटा दिए गए और मराठों को क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 लाख रुपए देने पड़े। विजय सिंह ने 1757 में रघुनाथ राव और 1758 में ईस्वी में जनकोजी सिंधिया से निवेदन किया कि उस पर चढ़ी रकम में कमी की जाए, मगर मराठों ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।
1760 ईस्वी में जब मराठों के अहमद शाह अब्दाली के साथ संघर्ष की संभावना उत्पन्न हुई तो उन्होंने विजय सिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। विजय सिंह भी अवसर का लाभ उठाना चाहता था। अतः जनवरी 1761 में एक समझौता हुआ और जिसके अनुसार विजय सिंह अब्दाली के विरुद्ध मराठों की सहायता करेगा, सिंधिया राम सिंह की सहायता नहीं करेगा और यदि राम सिंह विजय सिंह के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है तो सिंधिया विजय सिंह की मदद करेगा। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध के समय विजय सिंह ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और 1772 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु के बाद विजय सिंह ने उसके अधिकृत क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि स्टोरी तो हम सभी सुन ही रहे हैं इसमें, है ना। और इससे आपको एक ही फायदा है कि आपको ये पता लग रहा है कौन सा ईयर लिखना है, कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है वो लिखने हैं जिसको हमें शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिख सकें, जिसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी ना पड़े। और खुद के नोट्स कहते हैं कि सबको हमेशा याद रहते हैं। तो आप अपने नोट्स बनाइएगा और हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। धन्यवाद।